नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे आकलन जारी आपदा से राहत की तैयारी की। उत्तराखंड के इस साल मानसून ने बड़ी तबाही मचाई थी। खासकर उत्तरकाशी, पौड़ी, चमोली, देहरादून और बागेश्वर जिलों में भारी बारिश की वजह से काफी आर्थिक नुकसान हुआ था। उत्तरकाशी, पौड़ी और चमोली समेत अन्य कुछ जिलों में हुए नुकसान के बाद मोदी सरकार ने 1200 करोड़ रुपए की तात्कालिक आर्थिक पैकेज की घोषणा कर दी थी। प्राथमिकता के आधार पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया जाए, इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट करने का निर्णय लिया था। ऐसे में पीडीएनए के लिए गठित टीम की ओर से अनुमान लगाया जा रहा है। मानसून के दौरान प्रदेश के लगभग सभी जिलों में आपदा की वजह से बड़ा नुकसान हुआ। ऐसे में सभी जिलों में पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट की कार्रवाई कराई जा रही है। अभी तक 6 जिलों में पीडीएनए के लिए गठित टीम दौरा कर चुकी है। ऐसे में जल्द ही बाकी अन्य जिलों में भी पीडीएनए की टीम दौरा करेगी। इसके बाद पीडीएनए की रिपोर्ट तैयार की जाएगी और जिसके आधार पर राहत राशि जारी की जाएगी। वहीं विपक्ष का कहना है कि आकलन के लिए टीम भेजने के बजाय केंद्र और राज्य सरकार को वैज्ञानिकों, भूवैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की टीम भेजनी चाहिए। ये टीमें आने वाले समय में संभावित आपदाओं का आकलन कर उत्तराखंड को तैयार करने की ठोस रूपरेखा प्रस्तुत कर सकती हैं। कांग्रेस ने पीडीएनए की रिपोर्ट में देरी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आज इसी पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में होंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। आपको बता दें कि उत्तराखंड में इस साल अगस्त का महीना काफी अधिक नुकसानदायक साबित हुआ था। 5 अगस्त को थराली हर्षिल में आई आपदा के बाद बड़े स्तर पर आपदा का सिलसिला शुरू हुआ और फिर उत्तरकाशी के साथ ही चमोली, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर और देहरादून में भी आपदा के दर्ज देखे गए। आपदा के बाद आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से नुकसान का आकलन करते हुए 5702.15 करोड़ रुपए का मेमोरेंडम तैयार किया गया है। मेमोरेंडम में प्राकृतिक आपदा की वजह से 1944.15 करोड़ रुपए का नुकसान बताया गया। साथ ही परिसंपत्तियों को बचाने और अवस्थापना संरचनाओं को बचाने के लिए 3758 करोड़ रुपए की आवश्यकता का जिक्र किया गया है। साथ ही उत्तराखंड सरकार ने 5702.15 करोड़ रुपए का मेमोरेंडम तैयार कर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था। इसी बीच उत्तराखंड दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तत्कालीन तौर पर उत्तराखंड राज्य को 1200 करोड़ रुपए आर्थिक पैकेज के रूप में देने की घोषणा की थी। हालांकि नुकसान का मेमोरेंडम भेजे जाने के बाद भारत सरकार की ओर से नुकसान का आकलन करने के लिए गठित टीम ने भी उत्तराखंड का दौरा किया और नुकसान का आकलन किया था। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आर्थिक पैकेज की घोषणा के बाद ही उत्तराखंड सरकार ने पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट कराए जाने का निर्णय लिया ताकि पीडीएनए के आधार पर केंद्र सरकार की ओर से घोषित आर्थिक पैकेज की धनराशि को जारी करवाया जा सके। आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन के अनुसार किसी भी आपदा के बाद हमारी क्या आवश्यकता है, इसका आकलन करने के लिए पीडीएनए कराया जाता है। साथ ही मोदी सरकार ने जो 1200 करोड़ रुपए की घोषणा की थी, ये धनराशि पीडीएनए की रिपोर्ट के बाद स्वीकृत की जाएगी, जिसके लिए विभाग की प्रक्रिया चल रही है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय गृह मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारे राज्य के अंदर जब भी आपदा की स्थिति बनी है, आपदा आई है, उन्होंने हमेशा बढ़ चढ़कर हमारे राज्य की सहायता की है। प्रधानमंत्री जी स्वयं यहाँ आए थे और एक एक आपदा पीड़ित से उन्होंने बात की और हमको 1200 करोड़ रुपए की तत्काल सहायता भी दी। भारत सरकार के अनेक दल यहाँ पर भेजे गए। अभी क्योंकि आपदा के जो मानक होते हैं, मानकों के अनुरूप हम भारत सरकार को और भी निवेदन कर रहे हैं, तो हमें जल्दी जो है उस पर भी मदद। उत्तराखंड राज्य में सभी 13 जनपदों में आपदा से काफ़ी क्षति हुई है। तो इस क्रम में हम लोगों ने उच्च स्तर से निर्देश प्राप्त करके सभी 13 जिलों में पीडीएनए की कार्रवाई करा रहे हैं। वर्तमान समय तक 6 जनपदों में टीम द्वारा विजिट किया जा चुका है। बाकी जनपदों में टीम का विजिट होना आगामी दिनों में प्रस्तावित है। इसके बाद फिर पीडीएनए की हम लोग रिपोर्ट बनवाएंगे और फिर कार्रवाई करेंगे। सर, पीडीएनए की रिपोर्ट क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है? खासकर अगर हम बात करें बाद में जो काम होने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो या अन्य काम होने, उसमें ये महत्वपूर्ण होता है, तो इसके लिए कुछ और व्यवस्था की जाती है इसके अलावा? देखिए, पीडीएनए का मतलब है, अगर शाब्दिक अर्थ पे जाइए, वही उसका वास्तविक अर्थ भी है, पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट, पीडीएनए।
जैसा कि नाम से विदित है कि डिजास्टर के बाद हमारी क्या आवश्यकता है उसका आकलन करने के लिए पीडीएनए बनाया जाता है। वहीं प्रदेश कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उत्तराखंड के लिए 20,000 करोड़ का विशेष राहत पैकेज, भविष्य की चुनौतियों के लिए विशेषज्ञ टीमों की तैनाती और 5 सितंबर को लिखे पत्र में रखी गई प्रमुख मांगों को दोहराया है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अलग और विशेष राहत पैकेज जारी करने की मांग करते हुए कहा कि पहले उन्होंने 10,000 करोड़ की सहायता का आग्रह किया था, लेकिन हालत की गंभीरता को देखते हुए अब यह राशि अपर्याप्त है। नामी सरकार ने केंद्र से केवल 5,700 करोड़ मांगे हैं, जबकि अकेले जोशीमठ के पुनर्निर्माण में लगभग 6,000 करोड़ की आवश्यकता है। उन्होंने पिछले वर्ष की जोशीमठ आपदा का उल्लेख करते हुए कहा कि इतनी बड़ी राशि सिर्फ एक क्षेत्र के लिए ही जरूरी है। कांग्रेस ने राज्य के अन्य आपदा प्रभावित इलाकों का भी जिक्र किया, जहाँ लोगों को अभी तक कोई राहत नहीं मिली है। कर्णप्रयाग के बहुगुणा ग्राम में 35 मकान क्षतिग्रस्त हुए, लेकिन प्रभावित परिवारों को सहायता नहीं मिली। गोपेश्वर और नैनीताल में लगातार भूस्खलन हो रहे हैं। खटिया, खातीगांव, भराड़ी, सौंग और धारचूला जैसे क्षेत्रों में भी आपदाएं आई हैं, पर अब तक आर्थिक मदद नहीं पहुंची। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कुल मिलाकर उत्तराखंड को कम से कम 20,000 करोड़ की आर्थिक सहायता जल्द ही दी जानी चाहिए, ताकि गांवों का पुनर्निर्माण किया जा सके। कांग्रेस ने यह भी कहा कि आकलन के लिए टीम भेजने के बजाय केंद्र और राज्य सरकार को वैज्ञानिकों, भूवैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की टीमें भेजनी चाहिए। ये टीमें आने वाले समय में संभावित आपदाओं का आकलन कर उत्तराखंड को तैयार करने की ठोस रूपरेखा प्रस्तुत करती है। कांग्रेस ने पीडीएनए की रिपोर्ट में देरी पर सवाल खड़े किए। कि पहली बात तो सेंटर से जारी हुआ स्टेट में पहुंचा या नहीं पहुंचा, अभी आकलन पूरा नहीं हुआ है। सरकार जिस तरीके से अपने आप को चमकाने की कोशिश करती, उतना ही गंभीर वो अगर लोगों के लिए होती, तो मुझे लगता है कि जो आज इस प्रदेश के हालात पर जिस तरीके की आपदा से प्रदेश के लोगों को जूझना पड़ रहा है, वो नहीं होता। तो सरकार किसी भी तरीके से गंभीर दिखाई नहीं दे रही है, और इसी वजह से जो इनके अधिकारी हैं, जो उसका जो काम है आकलन का काम आपदा का, वो स्लो कर रहे हैं, और उसकी वजह से अभी तक पीड़ित जो लोग हैं उनको जो सुविधाएं मुहैया होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है। यूकेडी का स्पष्ट कहना है और मानना है, क्योंकि हमने पूर्व में माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए पत्र भी दिया था यहाँ से आपके माध्यम से, और उसमें स्पष्ट हमने कहा था कि लगभग 15,000 करोड़ के आसपास की क्षति हुई है हमारी, लेकिन उसके बाद भी मात्र 1,200 करोड़ देना जो अपने आप में ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, और उस पर राज्य सरकार इतनी संवेदनशीलता भी नहीं दिखा पा रही है कि समय से रिपोर्ट बनाकर उन पैसों को प्रभावितों को वितरित किए जाएं। आज जरूरत है हमारी प्रभावितों की, नुकसान आज वर्तमान समय में हुआ है, और आप वो पैसा क्या सालों बाद बांटोगे? बहुत धिक्कार है ये ऐसी सरकार पर। समय आपदा के आकलन के काम जो है हमारी सरकार ने की, जो हमारे स्टेट की टीमें हैं, जो हमारे स्टेट के जिला प्रबंधन के लोग हैं, जो जिला आपदा प्रबंधन के लोग हैं, उन्होंने सारी जो है जिलों में जाकर के जहाँ जहाँ पर आपदाएं हुई हैं उनका आकलन किया है, और केंद्र की टीम के द्वारा भी आकलन किया गया है। अभी कुछ चीज़ें अगर जो केंद्र की टीम के द्वारा रह गई होंगी तो उसमें तेज़ी से काम करेंगे, और हमारी सरकार ने केंद्र सरकार ने उत्तराखंड सरकार को जो है आर्थिक पैकेज भी दिया है, और ये भी भरोसा दिलाया है कि आने वाले समय में और भी अगर जो आवश्यकता पड़ेगी और आपदा प्रभावित क्षेत्रों को, चाहे उसमें पुनर्वास हो या जिनके घर टूटे हैं उनका आकलन हो, सभी चीज़ों को देख करके हमारी सरकार निर्णय लेगी। आपको बता दें कि इस साल 15 जून से शुरू हुए मानसून सीजन के बाद प्रदेश भर में भारी बरसात के चलते बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ। इस पूरे सीजन में अब तक 15,535 किलोमीटर की सड़कों को नुकसान हुआ, जिसको लगातार ठीक किया जा रहा है। इसमें केवल लोक निर्माण विभाग का 457 करोड़ का बजट खर्च होगा। वहीं इस मानसून सीजन में अभी तक 3500 से ज्यादा घर टूट चुके हैं। वहीं संख्या में इंसानों के साथ ही मवेशियों की भी जान गई है, जिसका लगातार आपदा प्रबंधन विभाग अब असेसमेंट कर रहा है, और एक डिटेल असेसमेंट पीडीएनए यानी पोस्ट डिजास्टर नीड एंड असेसमेंट के तहत किया जाएगा। ये रिपोर्ट भी केंद्र को भेजी जाएगी, लेकिन धीमी गति से चल रहे राहत के कामों को लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है। उम्मीद है कि जल्द ही राहत के नाम से 1200 करोड़ रुपए की धनराशि से आपदा के जख्मों को जल्द राहत मिल पाए। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और वापस से अपने कार्यक्रम का रुख कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में संजीव वर्मा प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, मंजू त्रिपाठी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, रविंद्र आनंद प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, कुलदीप राणा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ में आगे जुड़ेंगे, केंद्रीय उपाध्यक्ष यूकेडी की ओर से। मौजूद सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत संजीव वर्मा जी के साथ कर लेते हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी की ओर से। संजीव जी, राहत
पर भी राजनीति शुरू हो गई है। ऐसा क्यों? क्योंकि अब राहत की बारी है। आपदाओं ने इस बार प्रदेश में लोगों को बहुत परेशान किया। बारिश हर बार होती है, लेकिन इस बार लगा मानो आसमान से बारिश की जगह कहर बरपा हो। क्यों आखिर राहत में भी राजनीति शुरू कर दी गई है? क्या वजह है? रिपोर्ट देरी से आए, इसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष के कई सारे सवाल हैं। अब सवाल जवाब शुरू हो गए हैं। राहत कब तक होगी? राजनीति तो हो गई। अनम्यूट कीजिए सर, पहले अनम्यूट कीजिए। संजीव जी अनम्यूट कीजिए ताकि हम आपको सुन सकें। हाँ जी, आवाज आ रही है? जी बोलिए। संजीव जी माफी चाहेंगे, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही। आपके पास वापस से लौटते और मेहमान हैं, उनको जोड़ लेंगे। मंजू त्रिपाठी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। मंजू जी, अब राहत का वक्त है, लेकिन राहत की जगह राजनीति है। सवाल वही आपसे भी, क्योंकि विपक्ष और सत्ता पक्ष मिलकर एक दूसरे के सवाल जवाब करना शुरू कर चुके हैं, आरोप प्रत्यारोप करना शुरू कर चुके हैं। क्या राहत के लिए वक्त नहीं दिया जाना चाहिए? क्योंकि आम जनता सिर्फ राहत चाहती है। जो लोग परेशान हुए हैं वो राहत चाहते हैं, ना कि राजनीति। बिल्कुल सही कहा आपने। और गरिमा जी, जो प्रश्न आपने उठाया, आपके ही चैनल पे या कई चैनल पे जब प्रधानमंत्री जी आए थे और जो झुंझुना राहत के नाम पे, राहत कोष के नाम पे जो उत्तराखंड वासियों को झुंझुना पकड़ा के गए थे, इस पे पहले भी मैंने कहा था कि खोदा पहाड़ ऊंट के मुंह में और जीरा डालने का काम किया है देश के प्रधानमंत्री। इतनी बड़ी आपदा, गांव के गांव नष्ट हो गए, गांव के गांव बह गए, लोगों के आसियाने उजड़ गए जो है, और लोग अपना सब कुछ गंवा चुके। चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ था। ऐसे में लोग इंतजार कर रहे थे कि हमारे देश के मुखिया, जिन्होंने हमसे कहा था डबल इंजन की सरकार आएगी तो हम आपके विकास का काम करेंगे, उत्तराखंड मुझे बहुत पसंद है, और मतलब क्या क्या चीजें उन्होंने, क्या क्या अतिशयोक्ति नहीं प्रयोग किया इस उत्तराखंड राज्य के लिए। जब भी आते हैं तो जो है बड़ी बड़ी बातें, लेकिन वही है ना कि बोलते हैं कि पूत के पांव पालने में ही पहचान लिए जाते हैं। इतनी बड़ी बड़ी बातें करके जनता को गुमराह करके वोट तो ले लिया। सरकार तो आपने डबल इंजन ट्रिपल इंजन की जो है बना ली, लेकिन वो बोलते हैं ना आफत काल पर रखिए चारी। तो इनको आफत, जब मुसीबत आई, जो है इतनी बड़ी आपदा आई उत्तराखंड वासियों को, तब जो है प्रधानमंत्री ने इनको झुंझुना पकड़ाने का काम किया। इतनी बड़ी आपदा में और इन्होंने खाली 12,000 करोड़ रुपए देके और पल्ला झाड़ लिया कि हम ये करेंगे वो करेंगे। अरे भाई, ये कुछ नहीं करने वाले। ये जो है, जो बताते हैं ना 25,000 नौकरियां दी, फलाना किया, ढमकाना, ये किसको दिया? राजस्थान वालों को दिया, गुजरातियों को दिया, और किसको दिया? ये उत्तराखंड की जनता के साथ छल नहीं तो और क्या किया? पहली बात। दूसरी बात, इस देश को, मतलब इस राज्य की बात तो है ही है, इस देश को लूटने का काम जो है प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। और जो है इस समय जो सबसे बड़ी आपदा, अभी देखिए आप, अक्टूबर का महीना आ गया है, आज कितना 8 अक्टूबर हो गया, लेकिन बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। लोग कितने परेशान है, सब है। अब बोल रहे हैं कि हाँ, कहा था कि हाँ हम और पैकेज देंगे, और अभी आपने कहा कि लोगों को धैर्य रखना चाहिए, लोगों को इंतजार का। आपदा में धैर्य नहीं रखा जाता। जिसका सब कुछ उजड़ गया हो, जो बेघर हो गया हो, जिसके बच्चे स्कूल जाने के लायक नहीं रह गए, जिनके तन पे कपड़े नहीं है, जिनके पैर में जूता नहीं है, ऐसे लोगों से पूछिए कि धैर्य रखिए। जिनके भूखे पेट बैठे हुए हैं, कितनी सामग्री बांटी गई। अभी पहले भी डिबेट हुआ था तो ये बताया कि थराली की और कहां की स्थिति। मार्च से मुख्यमंत्री के चले जाने से, किसी को मीडिया को साथ लेके जाने से, किसी के सिर पे हाथ रख देने से, किसी के कंधे पर हाथ रखने से, संतावना देने से जब काम नहीं चलता है। मैं बार बार कहती हूँ, अगर आपके हाथ में लड्डू दे दिया जाए और उसको आपको खाने ना दिया जाए तो उस लड्डू का स्वाद आपको क्या पता होगा। तो जब राहत का जो पैकेज
पैकेज है वो जनता तक पहुंच ही नहीं रही है। अरे भाई, इनसे उम्मीद भी क्या करो, जो राशन में नमक देते उसमें भी रेत मिला हुआ है। और अभी एक और बात आपको मैं आप लोगों के सामने समक्ष खोलना चाहूंगी कि जो ये राशन देते हैं उसमें जो है 75 रुपए रेट लिखा है मसूर की दाल पे। जो मिडिल क्लास, जो भी लोग राशन लेंगे उनको 2 किलो 80 रुपए के केजी के हिसाब से मसूर की दाल लेना कंपलसरी किया। क्यों कंपलसरी कर दिया? ये कहाँ का न्याय है? आपने क्यों कंपलसरी किया है जनता के लिए कि मतलब जो प्रिंट रेट है उससे भी ज्यादा पर आप मसूर की दाल, मतलब दादागिरी चल रही है, हिटलर शाही चल रही है। तो इस तरह से, और नमक भी कोई आप फ्री में नहीं देते, उसका भी चार्ज करते हैं। ठीक तो है। ये 5 किलो राशन में पूरे देश को समेट के रख दिया है और गरीब को गरीब करते जा रहे हैं। और अमीर, इनके जो रंगा मिल्ला दोस्त हैं, ये जो है अमीर के में सारा पैसा खाली अडवाणी, अदानी, अंबानी को ही दिया जाएगा। इन्वेस्टर सबमिट हुई, इन्वेस्टर सबमिट के नाम पे 2000 करोड़ का जो 200 करोड़ का इन्होंने इन्वेस्टर सबमिट कराई, क्या नतीजा निकला? खुदा पहाड़ निकली। ठीक है, चलिए अब अभी सिर्फ आपदाओं वाली राहत पर रहते हैं। क्या इन्होंने उसके लिए? अभी आपदाओं वाली राहत पर रहते हैं, उसके बाद अन्य मुद्दों पर आप क्या मंजू जी, आप अन्य मुद्दों पर जब चर्चा हो तब खूब सारे सवाल या आरोप लगा लीजिएगा, फिर तो वही बात हो गई ना कि राजनीति फिर से यहाँ पर भी शुरू हो गई। चलिए लौटेंगे आपके पास में। रविंद्र आनंद जी हमारे साथ में, मंजू जी वापस लौटेंगे, शांत हो जाए प्लीज मैम। रविंद्र आनंद जी हमारे साथ में है, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की ओर से। रविंद्र जी क्या कहना चाहेंगे? राजनीति ही सिर्फ हो रही है, वो कह रहे हैं कि पहले तो 1200 करोड़ के पैकेज को लेकर सवाल उठा कि इतने से क्या होगा, ऊँट के मुंह में जीरा है। और अभी मंजू जी का कहना है कि वो जो पैकेज अनाउंस भी किया गया वो भी आम जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है, वो सिर्फ एक बड़ा आंकड़ा दिखाने के लिए किया गया, उसके बाद वो आम जनता तक किस फॉर्म में पहुंच रहा है, अपने आप में बड़ी बात है। देखिए गरिमा जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि ये बहुत ही संजीदा मुद्दा है, संजीदा सवाल है जो आपने मुझसे किया है। और इतनी बड़ी आपदा उत्तराखंड में आई और जिसे हम लोगों ने झेला, यथासंभव सभी ने प्रयास भी किए, सरकार ने भी मदद की, सबने मदद की। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो 1200 करोड़ रुपए की तत्कालिक मदद की बात जो कही गई थी, हमने उसको भी स्वीकार किया कि ये वैसे कम थी, लेकिन हमने उसको स्वीकार किया। गरिमा जी, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि जो शब्द इसके साथ जोड़ा गया था तत्कालिक, यानी कि तुरंत से, तुरंत, वो तुरंत क्यों नहीं मदद हो पा रही है, एकदम से मदद क्यों नहीं हो पा रही है? क्यों आज जो कागज हैं, कागज बनाए जा रहे हैं, फाइलें दबी हुई हैं, फाइलों पर काम चल रहा है जी। मुझे ये कहना बड़ा अजीब लग रहा है कि ये मदद तो हो जानी चाहिए थी पिछले महीने ही, जैसी मदद आई थी तभी हो जानी चाहिए थी। और जो ये इतना लंबा समय खींचा गया है, ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं के लिए दुखदाई है, पहाड़ के लोगों के लिए दुखदाई है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम ये समझ सकते हैं कि ये जो 1200 करोड़ रुपए भी आता नहीं दिख रहा अभी तक, इतना लंबा समय निकल गया है। मेरे सारे साथी प्रवक्ता इस बात से जरूर एक सहमत होंगे कि तत्कालिक जो मदद मिलनी थी वो एकदम से मिलनी थी। उस पर जो विलंब हो रहा है उसको राजनीति का नाम हम नहीं देंगे। देखिए, जब आपदा आती है तो हम सब एक हैं, उसमें चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या कोई भी दल हो, हम सब आपदा में मदद के लिए खड़े होते हैं। लेकिन केंद्र में चूंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही है और केंद्र सरकार ने जो 1200 करोड़ रुपए देने की बात कही और उसको अब लिंगर ऑन करने का जो काम कर रही है, ये पहाड़ के साथ कहीं ना कहीं छल है, कपट है, बेईमानी है। और मुझे लगता है कि जब पहाड़ को कुछ देने की बात आती है तो क्यों केंद्र अपनी जेब को छोटा कर लेता है, अपने मन को छोटा कर लेता है, अपने दिल को छोटा कर लेता है? क्यों एकदम से मदद नहीं करता? एकदम से मदद होनी चाहिए थी और जो प्रभावित हैं उनको निश्चित तौर से मदद मिलनी चाहिए। कहीं ना कहीं जो पहाड़ में विकास रुका हुआ है, जो काम रुका हुआ है, जो पुनर्वास का काम, पुनर्निर्माण का काम रुका हुआ है और उसमें जो शिथिलता आ रही है, तेजी नहीं है, उसका एक कारण पैसे का एकदम से केंद्र द्वारा ना दिया जाना भी है। तो मुझे लगता है कि केंद्र को तत्काल इसको 1200 करोड़ रुपए तो तुरंत दे देने चाहिए और आगे भी मदद करनी चाहिए, क्योंकि 1200 करोड़ रुपया पूरे प्रदेश के लिए गरिमा जी बहुत कम है, बहुत कम है।
ठीक है, चलिए लौटेंगे और मेहमान हमारे साथ में शांति प्रसाद जी भी जुड़ चुके हैं, उनके साथ में हम चर्चा को अपने आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए चर्चा कर रहे हैं राहत पर राजनीति की। संजीव वर्मा जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी की ओर से। संजीव जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? जी मिल रही है जी। संजीव जी, क्या कहना चाहेंगे? आरोप कई सारे हैं। संजीव जी, आप प्लीज अपना वीडियो ऑन करेंगे। संजीव जी आया है, देखिए। नहीं संजीव जी, माफी चाहेंगे, लौटेंगे आपके पास में और मेहमानों को हम पहले जोड़ते चलते हैं। प्लीज उन चीजों को आप ठीक कीजिए। शांति प्रसाद भट्ट जी भी हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में कुलदीप राणा जी हैं। कुलदीप राणा जी का पहले रुक कर लेंगे। शांति प्रसाद जी, आपका भी स्वागत है। कुलदीप जी के बाद लौटेंगे आपके पास में। कुलदीप जी, क्या कहना चाहेंगे? सर, सवाल वही है कि देखिए, राहत पर राजनीति भला कोई कैसे कर सकता है? आप दलों की बात करेंगे तो राजनीति ठीक है, 1200 करोड़ के पैकेज पर कांग्रेस ने पहले ही कहा था कि ये ऊंट के मुंह में जीरा के समान है, लेकिन अब 1200 करोड़ वाला पैकेज भी कहां है, लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रहा है, ये अपने आप में बड़ी बात है। टीमें पहुंच रही थी, टीमें पहुंचने को लेकर भी राजनीति हुई विपक्ष की ओर से, या सवाल कह लेते हैं, कुछ भी कहा गया, उसमें भी रिपोर्ट देरी से आई। हर एक चीज पर सिर्फ चर्चाएं चल रही हैं, जबकि चिंताएं बहुत कम नजर आ रही हैं लोगों की। ऐसा क्यों भला? देखिए गरिमा जी, उत्तराखंड राज्य की जो भौगोलिक स्थिति है, क्योंकि ये मध्य हिमालयी क्षेत्र है और देश के अन्य राज्यों की तुलना में जो खासकर जो हिमालयी राज्य हैं, यहाँ की स्थितियाँ प्राकृतिक रूप से भी भौगोलिक रूप से भी विकट होती हैं और इन क्षेत्रों में जो आपदा का असेसमेंट का जो पैमाना है वो देश के मैदानी राज्यों की तुलना में पहाड़ी क्षेत्रों में पृथक होना चाहिए, क्योंकि वहाँ उनका रहन सहन अलग है, वहाँ निर्माण अलग तरीके का होता है, उसके जो लागत है वो कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। ठीक, जब आपदा आती है किसी भी राज्य में तो नुकसान दो तरीके से होता है। एक तो जनहानि हो गई, जो हो गई, जिसमें कई लोग अपने प्राण खो देते हैं। ठीक है। दूसरा, जो संपत्ति की नुकसान होता है। संपत्ति के नुकसान में भी जो नुकसान जैसे सड़कों का हुआ, पुल का हो गया, स्कूल कॉलेज टूट गए, बह गए, या जो राजकीय संपत्तियां हैं जिनको हम अवस्थापना विकास के तहत देखते हैं, वो संपत्तियां हैं, उनका नुकसान हुआ। दूसरा नुकसान जो व्यक्तिगत संपत्तियां हैं, कोई व्यक्ति है, उसका घर बह गया, उसकी सारी संपत्ति बह गई, दुकान बह गई, किसी का होटल था वो बह गया, रोजगार के साधन बह गए, कोई गाड़ी उसने ली थी वो गाड़ी बह गई जो उसका रोजगार का साधन था। ठीक है। तो इन दोनों के जो आकलन है, इन दोनों की जो राहत जो होना चाहिए वो पृथक पृथक। अब ऐसे में होता क्या है अक्सर कि जो राहत पैकेज आता है राज्यों में वो इतना स्पष्ट नहीं होता है कि वो जो व्यक्तिगत लोगों का नुकसान हुआ है वो उसको लेकर के राहत पैकेज है, या जो अवस्थापना विकास का जो नुकसान हुआ है जिसमें दोनों चीज़ों को देखा गया है, उसको लेकर के ये राहत पैकेज आया है। अगर हम उत्तराखंड में नुकसान की दृष्टि से देखें तो जैसे यहाँ काफ़ी सड़कें जो है जगह जगह क्षतिग्रस्त हुई हैं, बहुत बड़ा इलाका सड़कों का बह गया है, मकान बह गए, पुल टूट गए जो सरकारी संपत्तियाँ थी। उसके अलावा लोगों के घर भी टूटे हैं, घर भी बहे हैं, लोगों ने अपनी जान मान का बहुत नुकसान हुआ है। तो जो सबसे फौरी राहत जो होनी चाहिए वो उस व्यक्ति को होनी चाहिए जिसका सब कुछ लूट गया, उसके पास रहने के लिए छत नहीं है, उसके पास रोजगार के साधन नहीं है। अब कोई व्यक्ति अगर उसने लोन लेकर के, बैंक से लोन लेकर के गाड़ी ली और गाड़ी लेकर के वो जो है यात्रा पथ पे या कहीं अपनी गाड़ी चला रहा है और उससे रोजगार का उपक्रम कर रहा है, अब ऐसे में अगर उसकी गाड़ी बह गई और महीने की 1 तारीख को उसको बैंक का लोन देना है तो वो कहाँ से लोन जमा करेगा? तो इस आपदा का असेसमेंट कैसे होगा?
क्योंकि ये सारी चीजें फिर केंद्र के पाले में आती हैं। और इस नुकसान इसको का हम राष्ट्रीय आपदा आकलन में कैसे संभव है? दृष्टिकोण से देखते हैं, कहा जाता है कि भाई सरकार इसको, देखिए इसके लिए सरकारों को चाहिए जो होता है तरीका, क्योंकि हमने 2013 की आपदा देखी है अपने प्रदेश में, पटवारी स्तर से लेकर के पूरा रेवेन्यू सिस्टम उसके लिए अब तो ट्रेंड हो चुका है, खासकर उत्तराखंड में, कि भैया आप किसी की जमीन बह गई, मकान बह गया, उसका आकलन पटवारी है, तक कानूनगो है, नायब तहसीलदार है, एसडीएम है, आपदा प्रबंधन अधिकारी है, पुलिस विभाग है, जिला प्रशासन है, इन तमाम सारी चीज़ों से, उसके बाद प्रधान है, ग्राम प्रधान है, जिला पंचायत है, नगर पालिकाएँ हैं, तो आपके पास सारा असेसमेंट पहुंच जाता है चीज़ों को लेकर के कि कहाँ कितना नुकसान हुआ है। लेकिन समस्या तब आती है जब ज़रूरत जो है वो तात्कालिक होती है और उस मदद के पहुंचने में लंबा समय लग जाता है। ठीक है, उत्तराखंड में भी कमोबेश इसी तरह की स्थितियां कुछ देखने में आ रही हैं कि मुख्यमंत्री फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर तमाम जगह उपलब्ध रहे। हमने देखा वो हर आपदा क्षेत्र में रहे, लोगों को ढाढ़स बताते रहे, उनसे मिलते रहे और उन्होंने आकलन भी किया, सारी चीज़ें की। ठीक है, ये एक सामाजिक उनका दृष्टिकोण हो सकता है, व्यवहारिक दृष्टिकोण हो सकता है, ये उनका चारित्रिक दृष्टिकोण हो सकता है, एक मुख्यमंत्री के रूप में, एक राज्य के नेतृत्वकर्ता के रूप में। ठीक है, लेकिन जो उसके बाद जो महत्वपूर्ण स्थिति आती है कि मैं आपके साथ हूं, ये कहने मात्र से नहीं होगा, उसके साथ ये भी है कि उसको वो राहत दी जाए। अब सवाल ये उठ रहा है कि जो 1200 करोड़ की बात उसमें हुई थी, हालांकि हमने ये भी बाद में पता लगा, क्योंकि इसके बाद पंजाब में भी आपदा आई, तो पंजाब के मुख्यमंत्री भी दिल्ली गए और उन्होंने वहाँ बात की, तो उन्होंने भी कहा कि जो आपने हमें राहत दी है, फौरी राहत दी है, वो इतनी पर्याप्त नहीं है। तो केंद्र ने उनको भी जवाब दिया था कि भाई ये टोकन मनी है फिलहाल, और उसके असेसमेंट के बाद हम आपको उसका भुगतान करेंगे। तो वही स्थिति उत्तराखंड में भी है कि आपने भाई 1200 करोड़ रुपए अगर राज्य को टोकन मनी दी, जो तत्कालीन नुकसान था, लेकिन हमने उसके नुकसान की जो आकलन है वो बहुत ज़्यादा है, लगभग 5-5.5 हजार करोड़ से ज़्यादा का आकलन यहाँ पर निकल करके आ रहा है जो आपदा प्रबंधन विभाग ने किया है। ठीक है, ये थोड़ा आंकड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, और उसके लिए केंद्र की टीम भी आई थी, उसने भी उत्तराखंड का मुआयना किया। प्रधानमंत्री तो आए थे लेकिन वो जा नहीं सके, लेकिन केंद्र की टीम ने आकर के भी मुआयना किया। और पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट टीम जो बनती है राज्य सरकारों की, जिसको PDNA हम कहते हैं, उसने भी जा करके, क्योंकि PDNA के पास ही वो सारा डेटा आता है जो ग्राम स्तर से लेकर के और जिला स्तर तक का पूरा होता है। ठीक है, वो हर स्तर पे उसका असेसमेंट किया जाता है कि हाँ चीज़ें हैं, वो डेटा इकट्ठा करके वहाँ तक पहुँचाया जाता है। उसके बाद वो रिपोर्ट बनती है और वो केंद्र सरकार को सौंपी जाती है कि हमारे पास इतनी क्षति हुई है, वो पैसा हमें राहत के तौर पे दिया जाए। ठीक है, तो अब ज़रूरत जो हो रही है, महसूस जो हो रही है, इस इशू को परस्यू करने की हो रही है कि जितनी जल्दी ये इशू परस्यू किया जाए, क्योंकि त्योहारों का टाइम है, जिन लोगों के घर उजड़ गए, अब जो चीज़ें आ गई, एक वो नई शुरुआत कर सके जीवन की। तो हमने कितने लोगों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट के तहत जो है आपदा सहायता राशि पहुंचाई है, वो चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, हमने कितने लोगों को नए मकान दिए हैं, जिनका घर बह गया उनको कितने लोगों को हमने घर उपलब्ध कराए हैं, वो चीज़ें सामने नहीं आ पा रही हैं फौरी तौर पर। तो इसीलिए तो ये सारी आकलन में चीजें जो है क्यों हो रही है, ये भी तो अपने आप में सवाल है। सरकार कटघरे में दिखाई दे रही है। कुलदीप जी, लेकिन इस आकलन में देरी क्यों हो रही है? आपने बड़े सिंपल इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि इन तमाम सारी चीजों के बावजूद भी अगर चीजें नहीं पहुंच रही हैं तो इसीलिए सरकार कटघरे में खड़ी हो रही है। ठीक है, चलिए संजीव जी, अभी संजीव जी आवाज मिल रही है आपको हमारी? जी संजीव जी, क्या कहना चाहेंगे? एक तो आकलन में देरी, उससे काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं। अब जिन लोगों तक मदद पहुंचनी चाहिए थी, महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, इन लोगों तक अगर कोई मदद नहीं पहुंची है, 1200 करोड़ का क्या किया जाए? इस बार जिस प्रकार से अतिवृष्टि हुई है और उससे सबसे ज्यादा मैं सोचता हूँ यदि कोई राज्य प्रभावित हुआ है तो उत्तराखंड सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। और केंद्र सरकार की हम बात करें चाहे राज्य सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार के द्वारा 1200 करोड़ रुपए का जो इंस्टेंट रिलीफ पैकेज यहाँ पर दिया गया था, उसमें सबसे ज्यादा सबसे पहले उसका फोकस जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बड़ा नुकसान हुआ, जो हमारे स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे और तमाम जितने भी वैसे सड़कें थी
जो वो बह गई, जो हमारे पुल बह गए, जो हमारे अस्पताल, चाहे उन सब चीजों से हम वाकिफ हैं। आंगनवाड़ी, हम जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा नुकसान हुआ, सरकार का सबसे पहला फोकस उस इंफ्रास्ट्रक्चर को एक तरह से पटरी पर लेकर आना, और थराली और अन्य जगहों पर जिस प्रकार से अतिवृष्टि के कारण लगातार जो हमारा जो बिजली का इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था, बिजली की तमाम जो मुख्य पानी की लाइनें थी वो पूरी लाइनें बह गई, जिससे मैं सोचता हूँ कई दिन पानी को पूरी तरह से पटरी पर लाने में रिस्टोर करने में, बिजली को रिस्टोर करने में लगभग हफ्ते से ज्यादा का समय हमारी राज्य सरकार की जो लगातार टीमें लगी हुई थी, जो दिन रात एक करके पूरे युद्ध स्तर से उन तमाम चीजों को रिस्टोर करने में जुटी हुई थी। तो सबसे पहला जो फोकस था वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्कुल एक तरह से पटरी पर लाने में उसको स्पेंड किया गया। लेकिन इंडिविजुअल को राहत कब मिलेगी? आप ठीक कह रहे हैं कि आप एक प्रदेश के लिए, किसी भी विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी होता है, लेकिन इंडिविजुअल को राहत कब मिलेगी? गरिमा जी देखिए, जितने हमारे भाई बहन जिनके अतिवृष्टि, बादल फटने की घटनाओं में जो बेघर हो गए, उनके मकान, दुकान और तमाम रोजगार के साधन पानी में बह गए, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो हमारा ये पैकेज आया है, इसमें फौरी तौर पर जो आवास के लिए अपना आवास के तहत उनको घर देने की भी मुहिम सरकार के द्वारा चलाई गई है। अभी जो आकलन हुआ है, साथ ही अन्य 6 जिलों में जो हमारी केंद्र की PDNA की जो टीम आ रही है और अभी आने वाली और है, तो वो पूरी की पूरी उसका एक एनालिसिस कर रही है, और जितनी भी जहां पर भी हानि हुई है, आर्थिक हानि हुई है, जन हानि हुई है, पशुओं की हानि हुई है, उन तमाम का पूरी तरह से आकलन किया जा रहा है, और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचेगा जो लेकिन आप जो जवाब दे रहे हैं, आपका फोकस आपके जवाब के हिसाब से माने तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, उसको उसकी पूर्ति की जाएगी। और मैं सोचता हूँ जिस प्रकार से अभी हमारे अन्य पैनलिस्ट बात कर रहे थे, देखिए 1200 करोड़ रुपए का जो ये प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की थी, ये इंटरिम रिलीफ, और अरे वो बात तो कुलदीप जी भी बता चुके हैं ना कि वो टोकन मनी के तौर पर था, लेकिन आप आकलन कब तक कर पाएंगे और उस आकलन के बाद कितनी और राशि देंगे वो भी अपने आप में पड़ा, और बाद में कब देंगे वो तो सेकेंडरी हो गया। आकलन में इतना समय क्यों लग रहा है? नहीं लगता कि रिपोर्ट थोड़ा जल्दी होनी चाहिए? क्योंकि उन लोगों से पूछिए, अभी कुलदीप जी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, संजीव जी कितना ठीक एग्जाम्पल था कि जिस शख्स को 1 तारीख को EMI भरनी है गाड़ी की, जिससे वो उसका जीविकोपार्जन हो रहा था, वो गाड़ी बह गई। अब उसके पास ना तो जीविकोपार्जन के लिए कोई साधन बचा है, ना ही EMI भर पाने के लिए कहीं से कोई राशि उसको आवंटित हो रही है। वो शख्स क्या करेगा? गरिमा जी, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। देखिए, जिन लोगों ने इंस्टॉलमेंट पे अपने गाड़ियां ले रखी थी, ट्रक ले रखे थे, टैक्सी ले रखी थी, जिनकी गाड़ियां बह गई या फुल्ली डैमेज हो गई, तो ऐसी स्थिति में उनका रोजगार पर एक प्रतिकूल जो प्रभाव पड़ा है, तो राज्य सरकार के द्वारा ऐसी तमाम जो बैंकिंग संस्थाएं हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सबको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अगले जब तक सरकार का अगला आदेश नहीं आता, उन बैंकों के द्वारा उन तमाम EMI को रोक दिया जाए, और ताकि उन लोगों को एक क्या वाकई कुलदीप जी ऐसा कोई कुलदीप जी से हाँ। और जो हमारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उन इंश्योरेंस कंपनी को ही बोला गया है कि जहाँ पर भी भारी तबाही आई है, भारी नुकसान हुआ है,
उसको भी एनालिसिस करें। ठीक है, चलिए संजीव जी, अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि इसकी ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट अब तक नहीं हुई, मैंने पहली बार आपके मुंह से इस बात को सुना है। कुलदीप जी, ठीक है संजीव जी, हम लौटेंगे। कुलदीप जी, क्या ऐसा कुछ है, और अगर ऐसा आदेश आता भी है तो ये कब से इम्प्लीमेंट होगा, ये अपने आप में बड़ी बात है? जल्दी से सिर्फ इस चीज़ का जवाब, उसके बाद शांति प्रसाद जी को जोड़ेंगे। देखिए, मेरी जानकारी में भी अभी तक ऐसा नहीं आया है कि इस तरह का कोई आदेश हुआ है। बिल्कुल, ये संजीव जी से ही सुना। किसी आपदा को लेकर के जो स्थितियां हैं, जो उसका आकलन किया जाता है, आपने अक्सर देखा होगा कि किसी राज्य में अगर कोई बड़ी आपदा आती है तो उस राज्य सरकार का पहला प्रयास ये होता है कि वो उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करवाए। ठीक, क्योंकि राष्ट्रीय आपदा घोषित होने से, क्योंकि वो उस एक्ट में प्रावधान है कि बैंकिंग से लेकर के जो इस तरह की तमाम सारी चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली केंद्र सरकार के उसमें चली जाती हैं, और उन सारी चीज़ों का जो भुगतान है या निस्तारण जो है वो केंद्र सरकार उसमें कर देती है राष्ट्रीय आपदा के अंतर्गत। ठीक है, अभी प्रदेश की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया गया है। ठीक, ऐसे में कितनी गाड़ियाँ बही हैं, उनमें से जो व्यावसायिक वाहन थे वो कितने हैं, उन वाहनों को लेकर के अगर प्रदेश सरकार उनको राहत देना चाहती तो वो बैंकों को सीधे कह सकती थी कि भैया ठीक है, ये 40 गाड़ियाँ बही हैं, 50 गाड़ियाँ बही हैं, इनका पूरा EMI जो है अब राज्य सरकार वहन करेगी। ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 करोड़ रुपए की EMI उनकी पूरी लागत होती। ठीक है, लेकिन अभी ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दिया है, क्योंकि सरकार भी, राज्य सरकार भी राहत के मुद्दे पर केंद्र को ताक रही है, और फिर केंद्र से आएगा फिर उसमें राहत दी जाएगी। ठीक है, लेकिन इधर जो उसकी जो काश्तकार है उसका तो ब्याज पर ब्याज चढ़ता जा रहा होगा ना। और कुलदीप जी, एक बड़ी स्वाभाविक सी बात है, अगर इतनी अच्छी सुविधा, इतना बड़ा अनाउंसमेंट सरकार की ओर से होता और भला पता ना चलता, ऐसा संभव ही नहीं है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। ठीक है, बिल्कुल है ना। ठीक है, शांति प्रसाद जी हमारे साथ, सरकार में ना पता चले ये तो संभव ही नहीं है। एग्जैक्टली। शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ में है, केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। बहुत स्वागत शांति प्रसाद जी आपका। क्या कहना चाहेंगे सर, आकलन को लेकर अभी कई सारे सवाल हैं, क्योंकि आकलन ही पूरा नहीं हो पा रहा है, तो उस आकलन के बाद अलॉटमेंट कितना होगा राहत का, ये भी एक बड़ी बात है। देखिए, रात को 3 महीने से ज्यादा हो गया आपदा को आए हुए, और राहत पर अब भी चर्चा हो रही है। जनमानस दबे हुए हैं, मकान और होटल ध्वस्त हो चुके हैं, सरकार के आकलन पे आकलन हो रहे हैं, प्रवक्ता कह रहे हैं होगा, देखेंगे, करेंगे। जमीनी हकीकत क्या है? अब गरिमा जी, आप पोल खोल रही हो या तो डिबेट में जनता को सत्य दिखा रही हो, जबकि उत्तराखंड के अंदर आपदा की कोई नीति नहीं है। मकान गिर जाए 50,000 मिले, 20,000 मिले, ये सरकार पर निर्भर है। कोई आदमी मकान के नीचे दब गया तो 4 लाख, वरना उसको पैसा भी नहीं मिल रहा है। राहत के नाम पर 10,000 20,000 रुपए पकड़ा दिया जा रहा है। ये स्थितियां उस राज्य की है जहां हर वर्ष आपदा आती है। विधानसभा का हाल आपने देख लिया, मानसून सत्र में ही 1 दिन के अंदर गैरसैंण से भाग गए, आपदा पर चर्चा तक नहीं हुई। यदि सदन में चर्चा होती तो निश्चित रूप से 200, 400, 500 करोड़ का रिलीफ वहां से स्वीकृत हो जाता और जनता को राहत के रूप में बंट भी जाता। मगर विधानसभा में चर्चा नहीं हुई, आपदा की कोई ठोस नीति है नहीं। ग्राउंड में, जमीन में हकीकत ये है जो अब आप दिखा रहे हो। प्रधानमंत्री जी हवाई दौरा करके चले गए, 1200 करोड़ की घोषणा कर दी, धरातल पे 0 है। अब इसको हम क्या कहें? लोकतंत्र में जनता को जनता के हाल पर मजबूरी के लिए छोड़ दिया गया है, और जनता उत्तरकाशी से लेकर थराली तक की सब त्राहिमाम कर रही है। मगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम, खरीद फरोख्त से लेकर हर काम बड़ी ईमानदारी से चल रहे हैं। ये उत्तराखंड का दुर्भाग्य है। हम बार बार कहते हैं, सत्ता में ऐसे लोग बैठ गए हैं जिनको उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं है। कोई अपनी कुर्सी बचाने के लिए लगा हुआ है, तो कोई राज्य के संसाधन को बेचने पे लगा हुआ है। परिणाम आपके सामने है। हर बार की डिबेट आप उठा के देख लीजिए, उसमें अव्यवस्थाओं में जो डिबेट होती है, भारतीय जनता पार्टी सरकार के प्रवक्ता रटी रटाई बात करते हैं, हम सुधरेंगे,
हम आगे करेंगे, हम देखेंगे, होता कुछ नहीं है। दुख की बात है, बस यही उत्तराखंड की नियति बन चुकी है। हर जगह घोटाले हैं, आपदा में भी अवसर है, और देखेंगे आप 1200 करोड़ रुपए ये बिना दिए खर्च भी कर देंगे आने वाले समय में। आप इस पे भी डिबेट करोगे। ये दुर्भाग्य है, उत्तराखंड का ये दुर्भाग्य है। इतना ही कहेंगे। ठीक है शांति प्रसाद जी, लौटेंगे आपके पास में। मंजू त्रिपाठी जी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। मंजू जी, लगभग सारा विपक्ष एक तरफ नजर आ रहा है और यही है कि सियासी तकरार से बात नहीं बनने वाली, क्योंकि आम जनता सिर्फ राहत चाहती है। सियासी तकरार आप लोग अन्य मुद्दों पर भी कर सकते हैं। नहीं लगता कि विपक्ष को भी सरकार को सिर्फ उन सवालों के जवाब सरकार से चाहिए जो कम से कम यहाँ पर राहत पहुँचा सके, न कि इस मंशा के साथ सवाल उठाए जाएं कि बस किसी तरीके से सरकार को घेरना है, विरोध दर्ज कराना है, बल्कि इस नियत से अगर सरकार से सवाल विपक्ष पूछे कि सरकार को काम करना ही पड़े तो शायद चीजें बेहतर हो सकती है। नहीं लगता कि राजनीति के बहुत सारे मौके हर रोज लगभग मिलते हैं? राजनीति की बात नहीं है। अभी हमारे बड़े भाई भट्ट जी ने जो कहा कि यह दुर्भाग्य है उत्तराखंड का कि आए दिन आपदाएं आती हैं, और हमारे बीजेपी के प्रवक्ता हमारे भाई ने कहा दुनिया भर के उन्होंने आकलन आंकड़े आपको गिना दिए, ना आपको समझ आया होगा, किसी को समझ आया होगा, ना ये जारी हुआ है। ये आपके भी माध्यम से कहा गया और हमारे कुलदीप भाई के माध्यम से भी कहा गया, सबके माध्यम से कहा गया। देखिए, आकलन में नहीं उलझा जा, जब आपदा आती है मैडम तो आकलन में नहीं उलझाया जाता है जनता को। उनसे पूछिए ना, जो सब कुछ जिसका उजड़ गया है, युद्ध स्तर पे काम किया जाता है, युद्ध स्तर पे राहत का कार्य किया जाता है और लोगों को मुआवजा दिया जाता है। इस तरह से आप पूछिए ना कि 3 महीने, जैसे 3 महीने हो गए, और अभी भट्ट जी ने बहुत अच्छी बात की कि ये 12,000 करोड़ रुपए पेपरों में जो है गिना के खर्च भी कर देंगे, लेकिन जनता को नहीं मिलेगा। ये हर रूप से जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। ये इस सरकार की, ये भाजपाइयों की नीति बन चुकी है। पेपर में सब दिखा देंगे कि ऐसा किया हमने, वैसा किया। आए दिन आप देखिए कि बड़ी बड़ी योजनाएं घोषित होती हैं कि जी हम 2.5 घंटे में आपको ये दिल्ली पहुंचा। अरे भाई, 2.5 घंटे का आपने जो व्यवस्था की है कि 2.5 घंटे में, 3 घंटे में दिल्ली क्या पहुंचाएंगे? 2.5 घंटे आशा रोड पे ही सारा ट्रैफिक जाम देखा होगा आपने। जिस तरह से रोड बने, जिस तरह से रोड में गड्ढे पड़ गए हैं, ये सिर्फ इसी तरह का कार्य करेंगे। वो बोलते हैं जलता हुआ भोजन अगर आप करेंगे तो मुंह ही जलेगा। तो यही काम जो है भाजपाइयों का है। आप पूरे, यही की बात नहीं, आप पूरे शहर की स्थिति देख लीजिए। कोई भी रोड आप स्मूथली चले जाइए, किसी कॉलोनी के चले जाइए, तो मैं अपना नाम बदल दूंगी, मैं डिबेट में बैठना छोड़ दूंगी। जो स्थिति जो है, बद से बदतर स्थिति जो है। देखिए, हम तो पहले ही आपसे कह रहे थे मंजू जी, आपने मेरे सवाल की बात ही शायद नहीं समझी। मैंने पहले भी कहा था कि विरोध के, रोड के सवाल करने के, शिक्षा के सवाल करने के हर रोज आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे, आप तब उठाइएगा इन्हें सारे मुद्दे। अभी सिर्फ उन लोगों की बात कर लेते हैं जो लोग इस त्रासदी में, जिन्होंने अपना सब कुछ खोया है, जिनका नुकसान हुआ है। मंजू जी, नहीं लगता कि पहले उन पर बात हो जानी चाहिए कि किसी तरीके से सरकार अगर नहीं कर रही है सही काम, इस तरह से कार्य तो कम से कम चीजों को, मैंने कहा कि रोड की स्थिति भी अगर खराब है तो आए दिन एक्सीडेंट होता है, मौतें हो रही हैं। देखिए, जिस तरह से आपदा प्रभावित इलाकों में रोड पर आप कौन सी चर्चा कर रही है मैडम? स्तर पे जो है उनको राहत दिया जाना चाहिए। आकलन में, डाटा में और उसमें आपदा में जो है आप पेपर में उलझा के नहीं रख सकते जनता को। ठीक है, चलिए लौटेंगे आपके पास में। कुलदीप जी का रुख एक बार फिर से करेंगे। कुलदीप जी, सियासी तकरार लगातार बनी हुई है, लेकिन क्या इससे उन लोगों को वाकई कोई राहत मिलेगी? बहुत अच्छा होता है अगर विपक्ष सरकार से सवाल करता रहे, विपक्ष का जिंदा रहना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन विपक्ष भी सरकार से सवाल जनता के नज़रिए से करे तो शायद वो सवालों को सार्थक माना जाए। लेकिन क्या हो अगर सिर्फ हम देखें कि राजनीतिक लिहाज से ही सिर्फ घेरना है, विरोध दर्ज कराना है, अगर इस तरीके से सवाल होते रहें तो क्या कोई मतलब रह जाता है? वो सवाल करेंगे, वो जवाब दे देंगे, बहुत स्वाभाविक है, सवाल जवाब हर वक्त हर मुद्दे पर चलते रहते हैं। लेकिन उन लोगों से पूछिए जिनके परिजन मलबे में दब गए, जिनके शव तक नहीं मिल सके, जाने कितनों का आंकड़ा ऐसा है जिनकी कोई गिनती ही नहीं है, ना मृतकों में, ना पता ही नहीं लोग कहाँ चले गए। बहुत सारे ऐसे मामले। अब आप सोचिए उन लोगों पर क्या बीतती होगी, उनके परिजन किस तरीके से आस लगाकर बैठे होंगे। और सबसे बड़ी बात, ना उनकी कहीं कोई गिनती है और ना आने वाले वक्त में होगी भी, क्योंकि खुद
एक्सपर्ट्स ने ये कहा कि न जाने कितने फिट मलबा दब गया, जो लोग नीचे रहे भी होंगे अवशेषों के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। और ये सब भी तब होगा जब वहां पर सफाई होगी, जब कोई कंस्ट्रक्शन शुरू होगा। कौन पूछेगा उनके बारे में, किसको पड़ी है उन्हें अवशेषों की कोई जांच होगी, कुछ भी होगा। देखिए, अगर सरकारों का रवैया मानवीय नहीं है तो सरकारें जनता की कटघरे में है। मात्र चुनाव जीत लेने से, क्योंकि चुनाव जीतना आंकड़ों का खेल है, सरकार बनाना भी आंकड़ों का खेल है। और ये बात तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कही थी, जो हमारे स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, लेकिन महत्वपूर्ण ये होता है कि सरकारें अपनी जनता के प्रति कितनी संवेदनशील हैं। क्या वो उनके दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझती हैं, और क्या वो उस दिशा में राहत देने के लिए उतनी ही बेचैन, उतनी ही उनके अंदर छटपटाहट रहती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वही होता है जो चुनाव आने पर अक्सर देखा गया है। ठीक, उत्तराखंड राज्य कमोबेश, मैंने आपसे कहा ना कि ये राज्य चूँकि मध्य हिमालयी क्षेत्र में है, और जहाँ पर ये राज्य बसा हुआ है यहाँ की बनावट और बसावट इस प्रकार से है कि ये आपदाएं यहाँ पर आती रहेंगी, भूगर्भीय हलचल स्थितियाँ बनी रहेंगी। और इस बार जो स्थितियाँ देखने को मिली कि सावन माह के जाने के बाद भादों का महीना आ गया, और भादों के महीने की गर्मी को लेकर के तो हमारे यहाँ लोग कहावतें और लोग भी हैं, लोकोक्तियाँ भी हैं। ठीक है, लेकिन भादों का महीना गुजर गया, लेकिन बरसात नहीं गुजरी, लोगों ने भादों की धूप नहीं देखी। ठीक है, अभी भी अब चूंकि हमने कल शरद पूर्णिमा, हमने उसका आयोजन पर्व था, शरद ऋतु आने को है, लेकिन हमारे उत्तराखंड से अभी बरसात जाने का नाम नहीं ले रही है। ठीक है, ऐसे में लगातार जो आपदा पीड़ित लोग हैं वो कहाँ रह रहे हैं, उनको हमने किस प्रकार की राहत दी है, सरकार का उनके प्रति उनको लेकर के सीधा कितना कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ है, कितने संपर्क में हैं। ठीक है, हमने कई बार देखा, और इस बार भी हमने देखा चमोली जिले के और उधर रुद्रप्रयाग के जो आपदा प्रबंधन अधिकारी और तहसीलदार थे, उनका जो रवैया था बात करने को लेकर के, कई पत्रकारों ने उनको फ़ोन करके कहा, वहाँ के लोग राहत के लिए पत्रकारों को फ़ोन कर रहे थे कि साहब आप देहरादून में हैं, हमारे लिए कुछ व्यवस्था करवा दीजिए, हम यहाँ इस प्रकार से हैं, हमारा गाँव जो है खतरे की जद में है। लेकिन चीज़ें उस तरीके की नहीं थी जिस प्रकार की दिख रही थी और जिस प्रकार की दिखाई भी जा रही थी। ठीक है, अभी भी आज जो प्रदेश में स्थितियां हैं, हमने देखा कि 2013 की केदारनाथ आपदा में जो मानवावस्थियां हैं वो 2017, 18, 19 तक मिलती रहीं, और अभी भी कभी गाये बगाहे वो वहाँ पे उनके मिल जाते हैं। ठीक है, धराली आपदा के बाद चमोली में थराली में आपदा आई, देहरादून में आपदा आई, नैनीताल में आपदा आई, हरिद्वार, हमने ये पूरे क्षेत्र में जिस प्रकार का माहौल रहा, लोगों को जो उम्मीदें थी कहीं ना कहीं वो विश्वास डगमगाता हुआ दिखाई दिया। और अब जो अपेक्षा उनसे थी कि भैया चलो हमें कम से कम डायरेक्ट उसके तहत, क्योंकि अब तो सरकारों के पास अपना एक विकल्प है ना कि भाई उन्होंने एक सुविधा है, आप जो है उसको पीड़ित को तुरंत उसके अकाउंट में जो है डेबिट कर देते हैं, उसको लाभ पहुंचा देते हैं। लेकिन उस तरह की चीज़ें भी देखने को नहीं मिल रही हैं। ठीक है, और ये सवाल इसलिए भी खड़े हो जाते हैं क्योंकि भाजपा जो काम करती है वो तत्काल उसको जनता के प्लेटफॉर्म पर ला करके दिखाती है, बताती है कि हमने ये काम किया है, हमने ये कर दिया है, वो कर दिया है, और अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में लोग अभी भी सरकार की तरफ आशा भरी निगाह से देख रहे हैं। ठीक है, और चाहे धराली के लोग हों, जो धराली में घटित हुआ है, पता नहीं वो उन लोगों के जो हम मृतक हैं उनके सब निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, अब तो ये मतलब भविष्य के गर्त में है। ठीक, लेकिन जो थराली में हुआ, उसके बाद जो देहरादून में हुआ, अभी मैं सुन भी रहा था, जो सत्ताधारी दल के प्रवक्ता हैं उनका कहना यही था कि हमने सड़कों में, मकानों में, पुलों के निर्माण में, अवस्थापना विकास के निर्माण में हमने काम इंडिविजुअल की कोई बात नहीं थी उसमें। देहरादून प्रेमनगर में एक, जी बिल्कुल, उसमें उस व्यक्ति की कोई बात नहीं थी जिसका घर बह गया, जिसका रोजगार बह गया। ठीक है, और देहरादून के प्रेमनगर में एक पुल जो हाईवे का है पुल है,
ठीक है, उस हाईवे का एक पुल क्षतिग्रस्त हो गया है, उस पर एक बाईपास पुल बनाया जा रहा था, वो पुल बन रहा है, सुबह बन जाता है, शाम को टूट जाता है। ये हमारी पीडब्ल्यूडी विभाग के इंजीनियरिंग का कमाल है, ठीक, कि पुल बना और शाम को बह गया। तो ऐसा कैसे पुल उन्होंने वहां पर बनाया, और आज इतना दिन होने के बावजूद भी वो उस कनेक्टिविटी को पुख्ता तौर पर बहाल नहीं कर पाए हैं। ठीक, तो कहीं ना कहीं सवाल लोग खड़ा नहीं कर रहे हैं, सवाल खुद ब खुद खड़े हो गए हैं, क्योंकि स्थितियां धरातल पर दिख रही हैं, उन स्थितियों में कोई बदलाव नहीं आया है। ठीक है, लेकिन देखिए उसी बदलाव की उम्मीद में आम आदमी बैठा है कि कम से कम कोई बदलाव आए, और आप इंफ्रास्ट्रक्चर की सारी चिंताएं कर लीजिए, लेकिन साथ ही साथ आपको चिंता और चर्चा उन लोगों को लेकर भी करनी होगी जिन व्यक्ति विशेष की या जिनके परिवारों की पूरी की पूरी ज़िंदगी तबाह हो गई है। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके घर बह गए, उनके जीविकोपार्जन के सारे साधन बह गए, उनके परिजन बह गए। उन लोगों को सबसे ज़्यादा इंतज़ार आपकी ओर से मिलने वाली राहत का है। उम्मीद है कि सरकार उन लोगों पर भी विशेष फोकस ज़रूर करेगी। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो आकलन आपदा को लेकर जारी है, लेकिन विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि एक तरफ रिपोर्ट में देरी हुई, दूसरी ओर अभी आकलन भी सही तरीके से नहीं हो रहा है। तो राहत भला आम लोगों तक कब पहुँच पाएगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। देवभूमि की दंगल में आज इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।